एक होता है PR, एक होता है FPTP, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं, ये भारत में काम करता है, इंडिया में, और ये जो है तुम्हारा, ये काम करता है तुम्हारा इजराइल में और नीदरलैंड में, ठीक है ना। हाँ हाँ, मान लो इजराइल में नहीं करता है, नीदरलैंड में भी करता है, हॉलैंड में करता है, पोलैंड में करता है। पूरे किताब लिखोगे तो हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है तुम्हारा इंडिया वाला है, ये तुम्हारा इजराइल वाला है। अब इन दोनों बात को ना बहुत गौर से समझना बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। होता क्या है भारत में कि भारत में जो चुनाव होता है वो अलग अलग तरीके का चुनाव होता है, ठीक है ना। यहाँ का चुनाव का एक सिस्टम होता है, यहाँ पे पूरे देश को, पूरे इंडिया को 543 सीट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। अब हर सीट का जो होता है, हर सीट पे एक कैंडिडेट चुनाव लड़ता है। ये भारत में सिस्टम है, यहाँ पे हर एक सीट पर एक कैंडिडेट चुनाव लड़ता है और टोटल सीट होते हैं तुम्हारे 543 सीट्स है, ठीक है ना। यही दूसरा जो आप लेकर के आओगे तो ये कैंडिडेट जो चुनाव लड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा भारत में 543 सीट्स होते हैं और इन सीट्स पर जो तुम्हारा कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं या तो एक ज़िले से मिला करके या अलग अलग ज़िले से मिला के। बहुत बार क्या होता है कि एक से ज़्यादा ज़िले को मिला दोगे तो एक सीट बनता है, और कभी कभी क्या होता है सिंगल डिस्ट्रिक्ट का भी एक सीट होता है, जहाँ से अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट चुनाव में उतरते हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे एग्जांपल के लिए ले लो कि ये जहाँ तुम रहते हो ये वेस्ट दिल्ली है। अब वेस्ट दिल्ली में क्या होता है, 2 ज़िले का एक सीट है, एक ज़िला है नजफगढ़ और दूसरा है वेस्ट दिल्ली। अब ये दोनों ज़िले को मिला दोगे तो एक लोकसभा का सीट बनता है और उस सीट का नाम होता है वेस्ट दिल्ली, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बात करेंगे, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ मेरे होम टाउन का, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ज़िले की एक सीट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ा ज़िला है, तो यहाँ पर क्या है कि इस ज़िले का कुछ जो ब्लॉक्स है वो तुम्हारा वैशाली में चला जाता है और कुछ मुजफ्फरपुर में ही रहता है। तो जब अगर ज़िला बहुत बड़ा हो तो उस ज़िले के 2-2 सीट्स भी बन सकते हैं, और अगर ज़िला छोटा हो तो 2 छोटे ज़िले को मिला करके भी एक सीट बनाया जा सकता है। तो ये तो हुआ जो भारत में हम डिवाइड करते हैं सीट्स को, ये बताने का हमने तरीका बता दिया कि भारत में सीट्स कैसे डिवाइड होता है, ठीक है ना। इस तरह से 543 में करके पूरे देश को बांटा गया है। अब आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं कि मान लीजिए वेस्ट दिल्ली है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है ना। यहाँ पर मेनली 2 पार्टियों ने चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, ठीक है ना। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन था, ठीक है ना, और बीजेपी ने सिंगल चुनाव लड़ा था दिल्ली में। इंडिया स्तर पे नहीं, भारत में तो अलग अलग राज्य में अलग अलग पार्टी के साथ भी इनका गठबंधन था, लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा था, ठीक है ना। चुनाव हुआ होगा, अब उस चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट जीत गए, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि इस वेस्ट दिल्ली में बीजेपी कैंडिडेट को 1000 वोट मिले, ठीक है ना, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कैंडिडेट को 900 वोट मिले। तो बीजेपी कैंडिडेट कितने वोट से यहाँ जीत गया, 100 वोट से यहाँ पर जीत गया ये कैंडिडेट, ठीक है ना। अब जैसे ही एक कैंडिडेट जीता तो हम कहेंगे कि बीजेपी वाला जो लिस्ट था, जो 2 गठबंधन बने हुए थे भारत में, एक था तुम्हारा एनडीए का था, एक बना रखा था इंडिया गठ नाम से। तो ये एनडीए वाला जो गठबंधन था इसके पास एक सीट काउंट हो गया,
वेस्ट दिल्ली का, और यहाँ से इंडिया वाले के पास क्या चला गया, 0 सीट। ऐसे ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मध्य प्रदेश का। वहाँ पे कोई शहर है भोपाल जो उसकी कैपिटल है, वहाँ पर चुनाव हुआ। अब एमपी की तो सारी सीटें ही बीजेपी ने जीती, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी बीजेपी कैंडिडेट और कांग्रेस कैंडिडेट था, वहाँ पे आम आदमी पार्टी नहीं थी, वहाँ कांग्रेस थी। तो अब एमपी से बीजेपी जीत के आई तो एमपी वाला भी एक एमपी बढ़ गया और इंडिया का हो गया 0। अब एग्जाम्पल लेते हैं यूपी का। यूपी में एक सीट है रायबरेली, जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़े थे। अब उसमें क्या हुआ होगा कि राहुल गांधी का वोट बीजेपी कैंडिडेट से ज़्यादा आया होगा, तो राहुल गांधी वो सीट जीत गए। समझे बात, राहुल गांधी का वोट बीजेपी कैंडिडेट से ज़्यादा आया, जैसे यहाँ पर बीजेपी का ज़्यादा आया आम आदमी पार्टी से, तो यहाँ पर इस सीट को कौन जीत लिया, इंडिया गठबंधन ने, है ना। और बीजेपी का यहाँ इस सीट से बीजेपी क्या हो गई, 0। ऐसे ही मान लेते हैं बनारस, जहाँ से मोदी जी खुद चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पर भी क्या हुआ होगा, मोदी जी के अगेंस्ट में एक कैंडिडेट रहा होगा कांग्रेस का, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मोदी जी जीते, तो ये कैंडिडेट का इस सीट बनारस से क्या हो गया, गायब। ऐसे करते करते क्या हुआ कि पूरे इंडिया के स्तर पे जब नापा गया तो हमने देखा कि ये 295 रहे और ये ऑलमोस्ट 235 के पास सीट लेकर के आ गए, ठीक है ना। अन्य में, अन्य समझते हो ना, जिसने कहीं भी गठबंधन नहीं किया हो। बहुत सारे सीट ऐसे थे जहाँ पर बिहार का एक सीट था पूर्णिया, वहाँ से पप्पू यादव इंडिपेंडेंट लड़ गए थे, मतलब वो किसी भी पार्टी से नहीं लड़े थे। तो वो कैंडिडेट क्या था, हाँ वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। इंडिपेंडेंट मतलब जिसका किसी भी पार्टी से कोई रिलेशन नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता, वो भी तो एक सीट काउंट हुआ होगा ना, कि एक सीट से इंडिपेंडेंट जीत गया। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि आप ऐसे ही करके भारत में अलग अलग हर एक क्षेत्र को बांटा गया है और उस सब क्षेत्र से मिला करके कैंडिडेट्स जीत करके आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो कैंडिडेट भारत में जीतता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप देखोगे कि ज़्यादा वोट मिला तो कैंडिडेट जीत गया, तो इसका मतलब नहीं है कि ज़्यादा वोट मिलने से पार्टी भी जीत सकती है। इसके लिए आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है। आप देखेंगे कि यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तुम्हारा एक इलेक्शन का एग्जाम्पल है। हाँ, 1984 के इलेक्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1984 में FPTP का कैसे कोरिलेशन बना था, उसके बारे में एक एग्जाम्पल है। आप देखिएगा 1984 में क्या हुआ था। पहली पार्टी थी कांग्रेस, दूसरी पार्टी थी बीजेपी, तीसरी थी जनता पार्टी, चौथा था लोकदल, पांचवा था माकपा, छठा था TDP, फिर था DMK। मान लीजिए ऐसे बहुत सारी पार्टियां थी उस टाइम पे 84 के इलेक्शन में। यहाँ होता क्या है कि 84 के इलेक्शन में यहाँ हम लिखते हैं वोट, ठीक है ना, वोट परसेंटेज, और यहाँ हम लिखते हैं सीट। और ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कांग्रेस को 48% वोट मिला। कितना परसेंट वोट मिला? 48%। लेकिन कांग्रेस की सीटें आई थी 415, 415 सीटें आई। टोटल वोट कितना मिला पूरे देश में? 48% मिला। और सीट कितना आया? 415 सीट आया, ठीक है ना। वैसे ही बीजेपी का देखेंगे, बीजेपी को तुम्हारा 7.4% वोट आया था 84 के इलेक्शन में, और उसको सीटें मिली थी, 2 सीटें मिली थी। कितनी मिली थी? 2 सीटें मिली। तो 7.4% वोट के साथ कितनी सीटें मिली? 2 सीटें। ऐसी जनता पार्टी को 6.7% वोट मिला और सीट मिली 10। कितना मिला? 10। अब क्या देख रहे हैं कि 7.4% वोट लाने के बाद भी बीजेपी को 2 ही सीट मिला।
ठीक है। और जनता पार्टी 6.7% लाने के बाद भी उसको कितना सीट मिल गया? 10। तो ये जो सिस्टम है तुम्हारा, यही फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम है, जिसमें पूरे देश के वोट का मैटर नहीं करता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि 6.7 पे 10 कैसे मिल गया और 7.4 पे 2 ही कैसे मिला? अब इस सवाल का देखो, इस सवाल को डील करने के लिए कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं कि बीजेपी ने 543 के 543 सब जगह पे चुनाव लड़ लिया, ठीक है ना। कहीं 5वें नंबर पर रहा, कहीं 6ठे नंबर पे रहा, कहीं 10वें नंबर पे रहा, कहीं 8वें नंबर पे रहा, कहीं दूसरे नंबर पे रहा, लेकिन जीत तो नहीं पा रहा है ना कहीं से, लेकिन हर जगह तो उसको थोड़ा बहुत वोट तो मिल ही रहा है। तो उस पूरे वोट को अगर कैलकुलेट कर देंगे इंडिया वाइज तो 7.4% वोट इसको मिल गया। लेकिन लोकदल का इलाका, लोकदल बहुत कम सीट पे चुनाव लड़ी होगी, वो मान लो 15 ही सीट पे चुनाव लड़ा मुश्किल से, तो 15 सीट पे चुनाव लड़ गया। अब 15 सीट पर जब वो चुनाव लड़ा तो उसमें क्या हुआ होगा, उसको 10 सीट वो अपने आप जीत जाएगा। क्योंकि अगर मान लो 10 लाख वोट पड़ा, 10 लाख वोट पड़ा, अब 10 लाख वोट में से टोटल वोट 10 लाख पड़ा और 6.7 की अगर हम बात करेंगे 10 लाख में से 67,000 वोट हो गया, 67,000, ठीक है ना। अब हम एक और बात करते हैं। अब इतना वोट लाने के लिए अब इस वोट परसेंटेज में क्या होगा कि टोटल अगर हम रेशियो को मिला लेंगे तो अगर मान लो कोई कैंडिडेट है वो 2 ही सीट पर चुनाव लड़ा, 2 ही पर, और दोनों सीट जीत गया, तो उस जो विनिंग रेशियो उसका 100% हुआ। लेकिन दोनों सीट पर पूरे देश के मामले में अगर वोट की बात करेंगे और पूरे देश में 543 सीट है तो एक सीट का वोट का मतलब क्या होगा? 0.1 या 2%, यही होगा ना। 2 सीट का रेशियो कितना होगा? 1%। 3 सीट का रेशियो कितना होगा? 1.5%। 4 का रेशियो कितना होगा? 2%। तो मान लो 4 सीट पर चुनाव लड़ा और उसमें से 2 सीट जीत गया और वोट मिला उसको कितना परसेंट? 2%। 2% वोट से 2 सीट जीत गया वो। तो यहाँ पे पूरे जब देखो, जो पार्टी ज़्यादा सीट पे चुनाव लड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर ज़्यादा सीट पे चुनाव लड़ करके भारत के हिसाब से और कम सीट लाते हो तो वोटिंग परसेंट तो बढ़ेगा लेकिन सीट नहीं बढ़ेगा। भारत में ये सिस्टम चलता है, वोटिंग परसेंट बढ़ जाएगा लेकिन सीट तुम्हारा नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं सीट बढ़ेगा? क्योंकि तुमने पूरे इंडिया में चुनाव लड़ लिया। जैसे कांग्रेस ने इस बार ही, जबकि आप देखोगे कि कांग्रेस ने 415 सीट तो लाया लेकिन वोट कितना परसेंट मिला? 48%। मतलब कि अच्छा आप नोटिस करेंगे 543 में से 415 सीट इसको मिल गया, तो घटा के देख लेते हैं। एक 128 सीट में नहीं मिला, बाकी तो सारे मिल गए ऑलमोस्ट, बाकी तो सारे सीट मिल गए इसको। हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 70-75% सीट इसको मिल गया, लेकिन वोट कितना परसेंट मिला? मात्र 48% ही। तो जब बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती है तो वोट क्या होता है? बट जाता है। तो वोट बट जाता है तो कम मार्जिन हो जाता है जीत और हार का। तो इसका मतलब ये है कि 415 सीट लाने के बाद भी 48% जनता ने ही भी कांग्रेस को वोट दिया था पूरे भारत में से। आई बात समझ में कि इतना पूरे भारत में चुनाव हुआ तो 48% जनता ने ही कांग्रेस को उस टाइम पे पसंद किया। बाकी परसेंट जनता कहाँ बट गई? अलग अलग पार्टियों में बढ़ती चली गई। तो ये सिस्टम होता है यहाँ का। तो यहाँ पर वोट किसके लिए होता है? कैंडिडेट के लिए वोट होता है कि पार्टी के लिए? कैंडिडेट के लिए वोट होता है। ध्यान रखिए, किसके लिए वोट होता है? कैंडिडेट के लिए। दूसरी बात, ये दूसरी बात हो गया। तीसरी बात, FPTP सिस्टम में क्या होता है कि वोट कैंडिडेट के लिए तो होता है, हर कैंडिडेट का एक क्षेत्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही चुन के जा सकता है, एक से ज़्यादा चुन के नहीं जा सकता है। तीसरी बात, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है ना। लेकिन इस सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। इसमें पूरे देश में जितना, मान लो एक पूरे देश में ना क्या हुआ, 1000 वोट हुआ, पूरे देश मिला के 1000 वोट हुआ, ठीक है ना। अब इस 1000 वोट में से ए जो पार्टी है, ठीक है ना, अब मान लो 1000 वोट हुआ
और इस देश में पूरा सीट है 100। कितने हैं? 100। तो जो ए पार्टी है उसको 60% वोट मिल गया, ठीक है ना। बी पार्टी को 30% वोट मिला और सी पार्टी को 10% वोट मिला। कहाँ पर? भारत में, ठीक है ना। ए पार्टी को 60%, बी पार्टी को 30% और सी पार्टी को 10% वोट मिला, 10% वोट मिला, ठीक है ना। तो आप देखिए 60% जो ए पार्टी को मिला, ठीक है ना, 1000 में से, तो इसका मतलब सीट का भी 60% किस पार्टी को मिलेगा? ए को। तो 100 का 60% कितना होता है? 60 सीट किस पार्टी को मिल जाएगा? ए पार्टी को। 100 का 60% तो 60 ना होता है। बी पार्टी को 30% मतलब कितना सीट? 30 सीट। और सी पार्टी को 10% मतलब कितना सीट? 10 सीट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल वोट पहले आता है और उस वोट के परसेंटेज देखा जाता है कि किस पार्टी को कितना परसेंट वोट मिला है, उसके हिसाब से सीट बांटी जाती है। जबकि यहाँ पे ये सिस्टम काम नहीं करता है। यहाँ पे कैंडिडेट जीत के जाता है और वो अपना अपना मैटर करता है। तो कैंडिडेट का जीत एक तरफ होता है और टोटल वोट एक तरफ होता है। तो जीत हार से पूरे देश लेवल पर टोटल वोट का कोई मतलब नहीं है। कहीं ऐसा भी तो होता है, जैसे आप तुमको एग्जाम्पल देते हैं, अमित शाह 6-7 लाख वोट से जीते गांधीनगर से, ठीक है, और एक कोई कैंडिडेट बीजेपी का 1000 वोट से हार भी गया होगा। तो अगर ये सिस्टम यहाँ होता ना भारत में भी, तो अमित शाह अपना 1000 वोट किसको दे देता? जो हार रहा है 1000 वोट से, कि तुम ले लो मेरे, हम तो 6 लाख से जीत रहे हैं। इंदौर में ही हुआ, कांग्रेस का कैंडिडेट पर अपना नाम ही वापस ले लिया चुनाव से, तो खाली बीजेपी कैंडिडेट बच गया, तो सब लोगों ने बीजेपी को ही वोट दिया, तो वो 7 लाख 8 लाख वोट से 9 लाख वोट से शायद जीता है। तो ऐसा भी हो जाता है। तो ये इसमें क्या है कि पहले टोटल वोट जीत के आएगा, उसमें से बाद में सीट का बंटवारा होगा। इसमें क्या होता है, सीट का बंटवारा क्या हो जाता है? पहले ही हो जाता है, चुनाव से पहले ही सीट का बंटवारा हो जाता है। बाद में वो डिपेंड करता है किसको कितना सीट मिलेगा। आ गई बात समझ में? अब और एक और चीज़ देखो, ये तो हुआ दोनों पार्ट का। भारत में जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो इस सिस्टम को अपनाया जाता है, PR सिस्टम को, ठीक है ना। और लोकसभा में तो यही चलता है तुम्हारा हमेशा से। अब दूसरी बात होती है कि मैंने आपको चुनाव आयोग के बारे में बता दिया है कि चुनाव आयोग क्या काम करता है, नहीं करता है, ठीक है ना। चुनाव आयोग जो है संविधान के किस आर्टिकल में है चुनाव आयोग का जिक्र? 324 के ए में है, ठीक है ना। चुनाव आयोग का जिक्र जो है, इलेक्शन कमीशन जो होता है तुम्हारा, इलेक्शन 324 ए में जिक्र है कि भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था होगी जिसका नाम होगा चुनाव आयोग। वो देश में चुनाव कराएगी, उसमें 3 मेंबर होंगे, उसमें एक मेंबर प्रमुख मेंबर होगा जिसको हम बोलेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त या चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, है ना। पहले क्लास में मैंने आपको बता रखा है कि पहले चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन थे सुकुमार सेन, ठीक है ना। और अभी वाले जो है, अभी वाले का नाम है राजीव कुमार, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा आप, राजीव कुमार चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन है। पूरे देश स्तर का चुनाव होता है तो सेंट्रल चुनाव आयोग काम करता है। अगर स्टेट का चुनाव होता है तो भी सेंट्रल चुनाव आयोग ही काम करता है। लेकिन अगर निगम का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, निगम और पंचायत के चुनाव में राज्य चुनाव आयोग काम करता है। याद रखिएगा, निगम और पंचायत के चुनाव में कौन काम करेगा? राज्य चुनाव आयोग। और देश के चुनाव में कौन काम करेगा? सेंट्रल चुनाव आयोग, ठीक है ना। क्योंकि राज्य का चुनाव जो होता है ना, पंचायत का चुनाव या निगम का चुनाव, इस चुनाव से देश भर में अगर सारा काम इनको ही दे दिया जाएगा तो संभव नहीं है सारा काम एक ही आदमी संभाल पाए। इसलिए हर राज्य का अपना चुनाव आयोग अलग होता है जो उस राज्य में पंचायत का और निगम का चुनाव कराता है। ये बात समझ में आ गई? अब हम देखेंगे इसमें कि ये देखने के बाद कि नेक्स्ट है हमारा
हाँ, अच्छा, हाँ, ये लिख लिया होगा तुम लोगों ने। अब देखा है कि रिजर्वेशन जो होता है, चुनाव में भी रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जब देश आज़ाद हुआ तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि चुनाव जो है, आज भी कहा जाता है कि चुनाव जो लड़ना होता है वो पैसे वालों का और पावरफुल लोगों का ही काम है। तो ऐसे में तो जो गरीब है, जो अनुसूचित जाति से है, जो अनुसूचित जनजाति से है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो SC ST है, वो तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, संविधान में एक प्रावधान रखा गया। प्रावधान क्या रखा गया, कहा गया कि भारत में कुछ सीटें ऐसी होगी जिसको SC एंड ST के लिए क्या कर दिया जाएगा, रिजर्व, आरक्षित कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, है ना। तो भारत में 543 में से कुछ सीटें SC और ST के लिए आरक्षित है। तो अब एक बात बताइए, दो सवाल बनता है, कुछ सीटें तो कितनी सीटें, और दूसरा सवाल बनता है कौन सी सीटें। सवाल बनता है ना, कुछ सीटें तो कितनी सीटें रिजर्व कर सकते हैं। वो तो ऐसे में तो लोग जो मान लो जो पावरफुल लोग थे वो 2-4 सीट रिजर्व कर देते, चलो 5 साल में 2 सीट पे तुम चुनाव लड़ना जाओ, मजे लो, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। संविधान में कोई भी काम होता है तो एक तरीके से होता है, एक सिस्टम के साथ होता है। तो वो कैसे हो सकता है, तो देखेंगे यहाँ पर कि 543 में से पहली बात तो एक बात नोटिस किया गया कि किसकी कितनी संख्या है। जितनी संख्या है उसके हिसाब से सीट को आवंटित किया गया, ठीक है ना। तो देखेंगे 543 में से 84 सीट SC के लिए एंड 47 सीट ST के लिए रिजर्व किया जा चुका है। अभी 2024 के चुनाव तक तो यही हुआ है, आगे तो बढ़ भी सकता है। अब बात होगी कि 84 सीटें ही SC के लिए क्यों रिजर्व की गई एंड 47 सीटें ही ST के लिए क्यों रिजर्व की गई। तो इसके पीछे डिपेंड करता है उनका पॉपुलेशन। जितनी प्रतिशत जनसंख्या है SC की, उतनी प्रतिशत के हिसाब से सीटें रिजर्व की गई थी 543 में से। ऐसे ही जितनी संख्या है ST की, उसमें से 47 सीटें बनता है। तो 47 सीटें उस टाइम के जनगणना के हिसाब से रिजर्व की गई ST के लिए। ये तो पता लग गया कितनी सीटें। अब कौन सी सीटें, कहाँ के सीट, दिल्ली के सीट। दिल्ली में कौन सा सीट, तो दिल्ली में एक सीट है जो ऑलरेडी रिजर्व है ना। 7 में से एक सीट जो है वो SC के लिए रिजर्व है, और वो शायद नॉर्थ दिल्ली का सीट है, नॉर्थ दिल्ली का सीट है, ठीक है ना। वो SC के लिए रिजर्व किया गया है, ठीक है ना। नॉर्थ से तो मनोज तिवारी, हाँ, वो तो यहाँ नहीं, नॉर्थ से दिल्ली होगा। तो अब बात करता है कौन सी सीटें, तो जिस सीट पर SC की जनसंख्या ज़्यादा होगी वो सीट SC के लिए रिजर्व होगा, और जिस सीट पर ST की जनसंख्या ज़्यादा होगी वो सीट ST के लिए रिजर्व किया जा चुका है। ये बात अपने दिमाग में आप ध्यान रखिएगा। तो 84 है आपका SC के लिए एंड 47 है आपका ST के लिए। ये आपको अभी तक 543 में से रिजर्व की जा चुकी है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि भारत में चुनाव में कितने साल के लोग मताधिकार कर सकते हैं, मतलब चुनाव में भाग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए भारत में चलता है सार्वभौमिक मताधिकार, मतलब कि जो एडल्ट वोटर है उसकी एज 1989 तक आपका 21 वर्ष थी। फिर 1989 में संवैधानिक संशोधन के द्वारा राजीव गांधी की सरकार ने 21 वर्ष को घटा करके 18 वर्ष कर दिया। तब से 18 वर्ष का बच्चा बुजुर्ग सब भी वोट देता है और दे सकता है। तो ये 21 वर्ष की जो आयु थी, आयु सीमा जो कब तक था 1989 तक है, उसको घटा करके अब कितना कर दिया गया है 18। अब तुम लोग ही वोट देने के लिए तैयार हो गए हो। तो वोट देने से पहले पूरे तौर तरीके से ये नेता लोगों वाला संविधान पढ़ के वोट नहीं देना है, रियल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो फिर वोट देने का राइट बनेगा।
अपने वोट का सदुपयोग करना है, 500 रुपया पौआ में नहीं डुबा देना है, ठीक है ना। तो तुम देश के बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हो। ये सारे तुमको इसलिए इतनी आज़ादी स्वतंत्रता मिली कि तुम अपने देश का एक सभ्य नागरिक बन सको और डिसाइड कर सको कि राजा के बेटा ही हमेशा राजा नहीं बनता है। राजा कौन बनेगा? जिसमें योग्यता होगा वही राजा बनेगा। जरूरी थोड़ी है कि जिसका बाप प्रधानमंत्री थे बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये राजशाही में होता था। तो जब भी कभी मुझे तो पर्सनली कोई कैंडिडेट दिखता है ना जिसका बाप भी नेता हो, तो मैं उसके बेटा का वोट कभी नहीं देता, चाहे वो कोनो पार्टी से हो। सिंपल मेरा वो, क्योंकि मैं लोकतंत्र में जीता हूँ। इस लोकतंत्र में संविधान बनाने के लिए हमारे पुरखों ने अपना पूरा प्राण त्याग दिया, आज़ादी दिलाई, फिर 3 साल तक बैठ के संविधान लिखे, ऑलमोस्ट 3 साल था ही, और सब संविधान लिख के इतने सारे नियम कानून लाए, इतना सारा सिस्टम लाया, और फिर भी हम लोकतंत्र में भी अगर राजतंत्र वाला सिस्टम लाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो ये आपका चुनाव का पूरा प्रक्रिया है जो भारत में अपनाया जाता है। इसके आगे वाले क्लास में हम चुनाव में रिफॉर्म्स क्या क्या होना चाहिए, सुधार तो आप सबको पता है क्या क्या होना चाहिए भारतीय चुनाव में। पैसा वैसा खेल खाल नहीं होना चाहिए, दारू शराब पे वोट नहीं बेचना है, ठीक है ना। इस कैंडिडेट को देख के चुनाव देना है, पैसे पे जो लोग वोट खरीद लेते हैं उसको रोकना है। इस चीज़ सब पे भी ध्यान देंगे कि किस तरीक़े से लोगों को बरगला करके, बिहार वगैरह में तो नाच करवा देते हैं चुनाव के टाइम पर, कि नाच वाच करवा दिया, भोज वोज करवा दिया, खांसी उसी कटवा दिया, चुनाव में हो गया, वोट ले लिया। अब 5 साल तक वही जो जनता होती है ना, वो रो रही है कि रोड नहीं बना, नाली नहीं साफ़ हुआ, पानी नहीं साफ़ आ रहा है। तुम किससे कहने जाओगे? जिससे कहने जाओगे वो खुद तैयार बैठा हुआ है तुमको 10 सवाल का जवाब देने के लिए। वो भी तो बेचारा गांधी जी का नत्थी तोड़ के नोट तुमको दिया था, उसको तो पता था कि 5 साल, वो भी कहावत है ना, चुनाव में देर नहीं या चुनाव के बाद भेंट नहीं। तो चुनाव के बाद तुमको भेंट काहे देगा नेता, जब तुम पैसा स्वयं ले चुका है उससे। तो और काम करवाने का अधिकार किस जनता का होता है? जो अपना वोट नहीं बेचता है। अपना वोट बेचने का मतलब है स्वयं को बेच देना। तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम नोटिस करते हो जब तुम वोट डालने जाते हो, तुम आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाते हो, वोटर कार्ड लेके जाते हो, हाँ तुम्हारा थोबरा होता है, तुम्हारे बाबूजी का नाम लिखा होता है। उस कार्ड को दे के तुमको 1 वोट देने का अधिकार मिलता है। उसको देने के बाद एक पर्ची कटता है। मतलब क्या है? तो तुम हो, 1 वोट कास्टिंग का मालिक कौन है? तुम हो। और वो वोट तुम 500 रुपया शराब दारू पर, नाच गान पर, मुर्गा पर, बकरा पर बेच दोगे, तो मतलब क्या है? तो तुमने स्वयं को ही बेच दिया, और फिर तुम अपने बदहाली का जिम्मेदार भी स्वयं ही हो। समझ गए बात? तो चुनाव रिफॉर्म्स हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। बंद कर दो।